बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है इसको स्टडी करना है। इसको नॉर्मली पियर्सन कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। ये टॉपिक जो है ये आपकी बुक में पेज नंबर 139 पे गिवन है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बेटा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें जो है पियर्सन कॉन्सेप्ट है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बेटा ये जो आपके पास पियर्सन कॉन्सेप्ट है या सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास बेसिकली एक्सटेंशन है लुईस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट की। तो लुईस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट की जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको ओवरकम करने के लिए जो ये है हम पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को स्टडी करते हैं। लुईस जो है उसने ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास एसिड बेस इंटरेक्शंस थे उनको एक्सप्लेन कर दिया हुआ था। लेकिन उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, जैसे कि वो रिएक्शन काइनेटिक्स को एक्सप्लेन नहीं करता, इसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं करता। कॉम्प्लेक्सेस एज सच कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एक मेटालिक कैटाइन है जो कि अकॉर्डिंग टू लुईस एक एसिड है, और जो लिगेंड्स हैं वो बेस हैं, तो जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, तो लुईस के जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह रिएक्शन काइनेटिक्स में हम ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है वो, और इसके अलावा इक्विलिब्रियम, इन वाली चीज़ों को जो है आपके पास लुईस एसिड बेस्ड जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसकी वजह से हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम जो है पियर्सन एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट या आप कह सकते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बतानी थी। जब भी आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी करें या जब भी आप कोई न्यू थ्योरी जो है उसको स्टडी करें, तो सबसे पहले जो उससे प्रीवियस थ्योरी जो होती है, जो यूज़ हो रही होती है, या कॉन्सेप्ट जो यूज़ हो रहा होता है डिफरेंट जो फिनोमिना हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए, उसकी शॉर्ट कमिंग्स को ज़रा एक नज़र देख लिया करें। उससे ये फ़ायदा होता है जब आप नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं तो आपका जो व्यू पॉइंट होगा वो उन शॉर्ट कमिंग्स की तरफ होगा, तो आप उसमें से जो इन्फॉर्मेशन उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास प्रीवियसली जो प्रॉब्लम्स थी उनको ये कैसे जस्टिफाई करे। तो इस वजह से अच्छा, बहरहाल जो मैंने आपको एक दो लुईस की शॉर्ट कमिंग्स या आप कह सकते हैं ड्रॉबैक्स बताएं, या आपकी बुक में बेटा पेज नंबर 139 पे सॉफ्ट एंड हार्ड बेसिस का जहाँ से आपके पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसके पास पैराग्राफ में गिवन है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, पियर्सन का जो बेटा कॉन्सेप्ट है ये प्रपोज किया था रॉस पियर्सन ने 1963 में। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले तो एक बेसिक पियर्सन जो है प्रिंसिपल है। कल जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे ये उसमें भी पियर्सन प्रिंसिपल जो है मैंने इसको डिफाइन किया था। कि वो प्रिंसिपल ये है, आपके पास जो हार्ड एसिड्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो कम्प्लेक्सेस बनाएं हार्ड बेसिस के साथ। सिमिलरली जो आपके पास सॉफ्ट एसिड्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो कम्प्लेक्सेस बनाएं सॉफ्ट बेसिस के साथ। अब हमने देखना ये है कि जो है ये हमारे पास हार्ड बेसिस होते हैं ये क्या होते हैं, और हार्ड एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसी तरह बेसिस कौन सी होती हैं इस तरह, और सॉफ्ट एंड हार्ड ये वाली क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये वाली कुछ चंद चीज़ें। तो इनको जो है हम आज वाले टॉपिक में कवर करेंगे। आज सिर्फ हम इनकी सिर्फ क्लासिफिकेशन की जो मेजर रीजंस हैं उनको स्टडी करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है और ये एसिड और बेस फलाना। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो उसके लिए आप जो है ज़रा अपना लुईस कॉन्सेप्ट है ज़रा उसको रिफ्रेश कर लें कि अकॉर्डिंग टू लुईस हमारे पास एसिड जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। सिमिलरली बेसिस जो होती हैं वो सब्सटेंसेस होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती हैं। तो इसी चीज़ को हम मज़ीद एक्सटेंड करेंगे, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है बेटा, एसिड भले हार्ड हो या सॉफ्ट हो वो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ही। सिमिलरली बेस भले हार्ड हो या सॉफ्ट हो तो वो आपके पास बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगी। तो ये वाली अगर आप बेसिक्स माइंड में रखेंगे तो आगे इंशाल्लाह काफ़ी आसान है समझना आपके लिए। तो हम स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहले तो है जी हमारे पास कि हमारे पास जो है हार्ड एसिड्स जो होते हैं उनका जो आयनिक रेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और इसके अलावा जो उनके ऊपर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एसिड्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पॉजिटिव हो, जैसे कि डेफिनेटली कैटाइंस जो कि नॉर्मली मेटल्स के होते हैं, तो डेफिनेटली कैटाइन तो हमारे पास दोनों में कॉमन हो गया कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशी, भले हार्ड एसिड हो भले सॉफ्ट हो। अब अगर आपके पास उस पॉजिटिव चार्ज स्पीशी का जो चार्ज है वो कम है, तो जो हमारे पास एसिड होगा वो सॉफ्ट होगा, और अगर चार्ज जो है वो हाई है तो हमारे पास एसिड जो होगा वो हार्ड होगा। सिमिलरली अगर जो स्मॉल साइज़ का अगर कैटाइन है तो हमारे पास वो हार्ड एसिड होगा, और अगर लार्ज साइज़ का कैटाइन है तो वो हमारे पास जो है आपके पास सॉफ्ट एसिड होगा। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेफिनेटली अगर आपके पास स्मॉल साइज़ और हाई पॉजिटिविटी चार्ज अगर कोई कैटाइन है तो जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कम होगी। तो हार्ड एसिड्स जो हैं हमारे पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले सब्सटेंसेस होते हैं। सिमिलरली जो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे पास सॉफ्ट एसिड्स होते हैं।
अच्छा, बेटा यहाँ पे एक टर्म आपको बताई गई है कि हार्ड एसिड्स के अंदर हमारे पास हाई एनर्जी ल्यूमो होता है, और जबकि सॉफ्ट एसिड्स के अंदर हमारे पास लो एनर्जी ल्यूमो होता है। और इसी तरह बेसिस के अंदर आपको यहाँ पे होमो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये क्या होते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है। तो फ़िलहाल के लिए हम इसको रहने देते हैं। बस अभी पहले हम बाकी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे पास ल्यूमो और होमो क्या होता है, और इनको हम हार्ड एसिड एंड बेस में और या सॉफ्ट एसिड एंड बेस में क्यों स्टडी करते हैं। अच्छा, बहरहाल बेटा उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो हार्ड बेस है वो क्या है और सॉफ्ट बेस वो क्या है। सबसे पहले तो क्योंकि हम बेस का जिक्र कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ होगी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, या इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तरह करके अगर आपके पास कोई चीज़ जिसको बेसिकली आप न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर सकते हैं, तो वो जो है आपके पास एक बेस होती है अकॉर्डिंग टू लुइस भी और डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू पियर्सन भी। अब हमने देखना है कि दोनों में हार्ड एंड जो सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आता है। बेटा सबसे पहले जो आपके पास हार्ड बेसिस होती हैं उनका रेडियस जो होता है स्मॉल होता है। स्मॉल साइज़ आप कह सकते हैं एनाइंस हो गए, या फिर ऐसी चीज़ें जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनका जो मॉलिक्यूल का साइज़ है ओवरऑल वो भी स्मॉल है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास हार्ड बेस होते हैं। सिमिलरली इसके जो अगेंस्ट है हमारे पास सॉफ्ट बेसिस हैं, उनका रेडियस जो है डेफिनेटली लार्ज होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपके पास हाई होती है हार्ड बेसिस के केस में, और इंटरमीडिएट होती है सॉफ्ट बेसिस के केस में। बेटा अगर आप प्रोडक्ट टेबल को भी गौर से देखें तो जिन वाले सब्सटेंसेस का साइज स्मॉल है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन हो गया, आपके पास ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये ऐसी वाली चीज़ें हैं जिनका साइज़ भी स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, तो ये आपके पास बिहेव करती हैं एज एन हार्ड बेस। अच्छा जी, उसके बाद बेटा है आपके पास पोलराइजेबिलिटी। बेटा पोलराइजेबिलिटी जो है आपके पास, इसको आप यहाँ से ये मैंने एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की हुई है हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस के केस में। पोलराइजेबिलिटी को बेटा बेसिकली हम स्टडी करते हैं बेसिस के लिए, और जो कैटायनिक का पॉजिटिव चार्ज होता है और जो उनका साइज होता है उसको हम स्टडी करते हैं एसिड्स के लिए। मेरा ख्याल है वो तो आसान बात है क्योंकि हमने हाइड्रेशन में भी देखा हुआ है, हाइड्रेशन एनर्जी की स्टडी करते हुए कि आपके पास जो है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, जो स्मॉल साइज कैटाइन होगा उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नॉर्मली हाई होता है। या अगर ना भी हो तो आपने सिर्फ ये देखना है जिसका साइज स्मॉल हो कंपैरेटिवली और चार्ज ज़्यादा हो तो वो आपके पास हार्ड एसिड होगा, और जो अदरवाइज होगा वो आपके पास सॉफ्ट एसिड होगा। अब मसला है हमारे पास पोलराइजेबिलिटी का। इसमें साइज वाला फिगर तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके पास स्मॉल इन साइज बेसिस हैं वो हार्ड हैं, और जो लार्ज इन साइज हैं वो डेफिनेटली सॉफ्ट हैं। तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास ये पोलराइजेबिलिटी की जो टर्म है ये आपके लिए न्यू तो नहीं है, लेकिन ऐसा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। बेटा पोलराइजेबिलिटी को हम वन वर्ड अगर आप बिल्कुल स्मॉलेस्ट डेफिनेशन देखना चाहें तो वो होती है डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अगर तो कोई आपके पास ऐसा एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो डिस्टॉर्शन जो है उसको अलाउ कर रहा है, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं तो ईजीली, तो वो जो है आपके पास सॉफ्ट बेसिस होंगी। और अगर हम यही काम अगर हम डिफ़िकल्टी से अचीव करें तो इस तरह वाली जो बेसिस होंगी बेटा ये आपके पास जो है हार्ड बेसिस होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको यहाँ पे फिगर में अमोनिया का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है ये एक हार्ड बेस है। उसकी वजह यह है कि आपके पास ये जो नाइट्रोजन का एटम है इसका साइज स्मॉल है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक जो भी जितने भी इसका इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उनको अपने पास अपने करीब रखेगा, और जो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो शेप है कॉमनली हम समझने के लिए कह सकते हैं उसको ये मेंटेन रखेगा। तो इस तरह वाली जो चीज़ें होती हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब ना होने दें, यानी कि ऐसा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस जिसका अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड हो और वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब ना होने दे, उसको हम कहते हैं कि जिसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो वीक है। अगर पोलराइजेबिलिटी वीक है तो डेफिनेटली हमारे पास जो बेस होगी वो हार्ड होगी। सिमिलरली अगर आपके पास इस किस्म के सब्सटेंसेस हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि आप कह सकते हैं आयोडाइड का, आयन का, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको हम इजीली डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी तरह एटॉमिसिटी पे भी, नंबर ऑफ एटम्स पे भी बेटा आपके पास जो है पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है। अगर किसी एटम के किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। बहरहाल इतनी कम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए कहीं अगर कोई एटम का जो साइज़ है वो लार्ज है तो डेफिनेटली उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो भी ज़्यादा जगह में, मतलब कि आपके पास आप कह सकते हैं उसने ज़्यादा स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई किया होगा। तो उसकी जो डिस्टॉर्शन है उसकी जो हम क्या आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको हम ख़राब कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, इजीली पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह वाली चीज़ों की जो पोलराइजेबिलिटी होगी ज़्यादा होगी। जैसे कि बेटा आपके पास अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल आयन है
और एक आपके पास सिमिलरली सल्फेट जो है थायोसल्फेट का आयन है, तो सल्फेट का आप कर लें SH नेगेटिव आयन कर लें। तो दोनों क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के हैं और ऑक्सीजन जो है उसका साइज स्मॉल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो OH नेगेटिव जो होगा वो आपके पास कंपैरेटिवली हार्ड बेस होगी और SH नेगेटिव जो होगा वो आपके पास सॉफ्ट बेस होगी, क्योंकि जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंपैरेटिवली लेस है, साइज भी लार्ज है और पोलराइजेबिलिटी भी आसानी से हो सकती है उसकी, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है हम इजीली डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली वो आपके पास सॉफ्ट बेस होगी। कल जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए बेटा, मैंने उसमें डिटेल से आपको हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस की जो डेफिनेशन हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं, उसके अलावा एग्जांपल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं। आज जो हमको आप कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हैं, अगर आप उन पर अप्लाई करेंगे तो आपको वाकई में नज़र आएगा कि ऐसे ही है हमारे पास जितनी भी सॉफ्ट बेसिस हैं उनकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो हाई है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको हम इजीली डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनका साइज़ जो है वो लार्ज है। जबकि इसके बरक्स जो है हमारे पास हार्ड बेसिस जो हैं उनका साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, आपके पास ऑक्सीजन हो गया, ये वो चीज़ें, और इनकी पोलराइजेबिलिटी वीक होती है। बेटा अब जो है हमारे पास रह गया जो मसला है वो सिर्फ ल्यूमो एंड ह्यूमो का। बेटा सबसे पहले तो आप देख लें कि किसके एब्रिविएशन हैं। ल्यूमो जो होता है आपके पास ये होता है लोएस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दोबारा सुन लें, लोएस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा वो आपके पास जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास ल्यूमो। और सिमिलरली अगर आपके पास हाई एनर्जी जो आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं हाई एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये आपके पास जो होते हैं ये होते हैं होमो। अगर मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे, जो लोएस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास ल्यूमो ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये जो है बेटा है ये आपके पास होते हैं लोएस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये होते हैं आपके पास ल्यूमो। सिमिलरली जो है आपके पास हाई एनर्जी और ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपके पास होते हैं होमो। अब इनका क्या सिलसिला है हमारे पास इन केस ऑफ जब हम हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस को स्टडी कर रहे होते हैं। तो बेटा आपके पास जो क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, सिमिलरली जो हमारे पास बेसिस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती हैं। तो आपके ने अब हमने कहा है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, अगर आप नाम से देखें लोएस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनऑक्युपाइड का मतलब ये है कि अभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसको किसी भी इलेक्ट्रॉन ने गेन नहीं किया। और अगर आप हार्ड बेसिस के केस में देखें तो आपके पास होते हैं होमो, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सिर्फ होमो का एब्रीवेशन है बेटा, आपने ये जो साथ में हाई एनर्जी लो एनर्जी लिखा हुआ है इनको फिलहाल के लिए इग्नोर करें, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। फिलहाल के लिए आप सबसे पहले ये समझ लें कि ल्यूमो और होमो क्या होता है। ल्यूमो जो होते हैं बेटा आपके पास लोएस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो होमो होते हैं वो होते हैं हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आपको अनऑक्युपाइड और ऑक्युपाइड से नज़र आ रहा है कि अनऑक्युपाइड का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो एसिड जो है डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होंगे। सिमिलरली जब हम बेसिस का जिक्र करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास है कि जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट है। अब इन जब दोनों का इंटरेक्शन होता है तो जो बेसिस होती हैं वो जो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इनको डोनेट कर देता है ल्यूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि हाई एनर्जी और लो एनर्जी का हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड में जिक्र किया गया है, सिमिलरली हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस में भी इसी तरह का जिक्र किया गया है। बेटा अब हम जब आपने ल्यूमो को देख लिया मतलब कि आपके पास वो वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम है और वो अनऑक्युपाइड है, मतलब कि एम्प्टी हैं। तो एक जिस मॉलिक्यूल को हम स्टडी कर रहे हैं उसके जितने भी ल्यूमो हैं उनका जो हाईएस्ट एनर्जी वाला ल्यूमो होगा, जिसकी उन सब ल्यूमो में से जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, अगर तो वो रिएक्ट करे तो इस तरह वाले सब्सटेंसेस हमारे पास जो हैं हार्ड एसिड होते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं लोएस्ट एनर्जी वाले, अगर उनमें से आपके पास जितने भी हैं एक मॉलिक्यूल के उसमें से अगर सबसे कम एनर्जी वाला जो है अगर आपके पास रिएक्ट करता है तो वो सॉफ्ट एसिड होगा। सिमिलरली जो हमारे पास ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, मतलब कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप स्टडी कर चुके हैं, उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी हम बात करने लगे कि अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बेस है, उसके बाद उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो वाले जो ऑक्युपाइड हैं, मतलब ये कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट अगर बेस होगी तो डेफिनेटली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही रिएक्ट करेंगे। अब उनमें से अगर जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है अगर तो वो जो है आपके पास किसी एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो बेटा वो हमारे पास हार्ड बेस होगी।
और जितने भी अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर होमो जो ऑर्बिटल्स हैं वो अगर उनमें से सबसे कम एनर्जी वाला अगर आपके पास रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास सॉफ्ट बेस होगी। तो मेरे ख्याल है ये सारी जो बातें हैं आपको समझ आ गई होंगी। बेटा आपके पास इसके अलावा जितने भी हमारे पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये आपकी बुक में पेज नंबर 140 41 इन पे गिवन है, वहाँ से आपने डिटेल से इनकी स्टडी कर लेनी है। मेरा ख्याल है जितने भी पॉइंट्स आए हुए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर इसके बावजूद भी कोई रह गया हुआ या मैंने स्किप कर दिया या अभी भी कोई आपको हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस को डिफ्रेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा एक बात और, जो आपके पास बेसिस होती हैं वो नॉर्मली अपने पी ऑर्बिटल्स को यूज़ करती हैं, जो हार्ड बेसिस होती हैं, और जबकि आपके पास एसिड्स जो होते हैं क्योंकि वो कैटाइंस होते हैं, और अगर आपके पास हम जो है हार्ड एसिड्स की जो है बात सॉफ्ट एसिड्स की या बात करने लगे हैं तो हमारे पास अक्सर जो है सॉफ्ट एसिड्स के केस में डी ऑर्बिटल्स जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है कि एसिड्स के केस में अक्सर जो है हमारे पास डी ऑर्बिटल की जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जबकि बेसिस जो है वो नॉर्मली हमारे पास पी ऑर्बिटल्स को यूज़ करती हैं। ये नहीं है कि हमारे पास ऐसी कोई बेस नहीं जिसके अंदर अभी तक डी ऑर्बिटल आया ही ना हो, डेफिनेटली ऐसी बेसिस होती हैं। सॉफ्ट बेसिस ऐसी होती हैं जो आपके पास लार्ज रेडियस की हों, लेकिन क्योंकि बेसिस का जो ताल्लुक है वो मोस्टली पी जो ब्लॉक है प्रोडिक टेबल का उससे है, तो जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं बेसिस के तरफ से इंटरेक्शंस में वो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि एसिड्स की साइड से डी ऑर्बिटल भी आपके पास इंक्लूडेड होते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो है आपके पास अपना डी ऑर्बिटल जो है उनका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होता है वो डी होता है। बटा मेरा ख्याल है हमने जितने मेजर जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको स्टडी कर लिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है एप्लीकेशंस देखेंगे। आपने ये करना है कि आपकी बुक में जो टेबल दिया गया है उसमें क्लासिफिकेशन की गई है डिफरेंट एसिड्स की और बेसिस की, सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों की। तो आप ज़रा उन पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको अप्लाई करके देखें तो आपकी जो माइंड में ये बातें बैठ जाएंगी, और आपको नज़र आएगा कि वाकई में ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो भी आपके पास जो एग्जांपल गिवन है उनको जस्टिफाई करते हैं। आई होप बेटा आपको समझ लगी हुई होगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।